नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की एक विशाल रैली में विपक्षी दलों पर परिवारवाद का कड़ा प्रहार किया। दावा किया कि कांग्रेस और अन्य दल राजनीतिक राजवंश स्थापित कर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को सेवा का सच्चा परिवार बताते हुए युवाओं को प्रेरित किया कि वे विकास के एजेंडे से जुड़ें। विपक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने इसे तानाशाही का भयावह स्वरूप करार दिया और कहा कि मोदी जी स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार के अनुयायी हैं। रैली में 50,000 से अधिक समर्थक जुटे, लेकिन सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी डिक्टेटर तेजी से ट्रेंडिंग हो गया। विशेषज्ञों का मत है कि यह बयान 2026 के चुनावी अभियान की शुरुआत का संकेत है। इस विवाद ने संसदीय शीतकालीन सत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, जहां विपक्ष ने बहिष्कार की धमकी दे दी। राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज होने से देशव्यापी बहस छिड़ गई है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर रही है। लोकसभा में डिजिटल गोपनीयता विधेयक 2025 पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीव्र टकराव देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक डेटा चोरी और साइबर हमलों को रोकने के लिए अनिवार्य है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली शामिल होगी। विपक्ष ने इसे बिग ब्रदर कानून का नाम देते हुए कड़ा विरोध किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने व्यक्तिगत गोपनीयता के हनन का आरोप लगाया और कहा कि यह नागरिकों की आजादी पर हमला है। बहस के दौरान 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिससे सदन 2 घंटे के लिए स्थगित हो गया। विधेयक वर्तमान में राज्यसभा में विचाराधीन है। कानूनी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इसमें संतुलित प्रावधान जोड़े जाएं ताकि सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों सुरक्षित रहें। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र औपचारिक रूप से लॉन्च किया, जिसमें युवा रोजगार गारंटी योजना और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह कार्यक्रम 10 लाख नई नौकरियां सृजित करेगा। साथ ही ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। भाजपा ने इसे खोखले और अवास्तविक वादे करार देते हुए आलोचना की। कहा कि विपक्ष हमेशा चुनावी स्टंट करता है। लखनऊ के एक भव्य रैली स्थल पर लाखों युवा समर्थक जुटे, जहां नारे लगाए गए। घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण वृद्धि और किसान कर्ज माफी पर भी बल दिया गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सब्जियों के निर्यात पर नई स्टॉक लिमिट लागू कर दी, जिसमें टमाटर और प्याज जैसे प्रमुख उत्पादों पर 50% की कटौती शामिल है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित कर मूल्यों को स्थिर रखेगा। किसान संगठनों ने तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। शेतकारी संगठन ने इसे किसान विरोधी नीति बताते हुए सड़क जाम कर दिया। मंडियों में सब्जियों के दाम 10% तक घट गए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। हालांकि निर्यातकों ने आर्थिक हानि का रोना रोया। कहा कि इससे विदेशी मुद्रा कम होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 2.8% कर दिया, जो ईंधन और खाद्य मूल्यों में आई गिरावट का परिणाम है। आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान 6.8% रखा गया। गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को 25 आधार अंकों घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया। यह कदम बाजारों में सकारात्मक उत्साह पैदा कर चुका है। शेयर सूचकांक में 2% की तेजी देखी गई। विशेषज्ञों ने निर्यात क्षेत्र में वृद्धि की संभावना जताई, लेकिन वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं पर चेतावनी दी। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 4,000 करोड़ रुपए मूल्य के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की घोषणा की, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए उपयोग किया जाएगा। कंपनी ने पिछले तिमाही में राजस्व में 40% वृद्धि दर्ज की। विश्लेषकों ने हरित ऊर्जा क्षेत्र के बूम को इसका श्रेय दिया, लेकिन ऊंचे कर्ज स्तर पर चिंता व्यक्त की। सेबी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आईपीओ दिसंबर के अंत में खुलेगा। यह कदम निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर साबित होगा, विशेषकर पर्यावरण जागरूकता के दौर में।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में कृषि उत्पादों के आयात मानकों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इससे फल और सब्जियों के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि 2030 तक व्यापार मात्रा में 50% की बढ़ोतरी होगी। दोनों देशों को बाजार पहुंच बढ़ने से लाभ होगा, विशेषकर ऑस्ट्रेलियाई डेयरी उत्पादों के लिए। ब्रिस्बेन में हुई बैठक में पर्यावरणीय शर्तों पर भी सहमति बनी। यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देगा। विशेषज्ञों ने इसे एशियाई पैसिफिक व्यापार का नया अध्याय बताया। जीएसटी परिषद ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें अब 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित होगा। इससे उद्यमियों को 20% तक अनुपालन लागत की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। बैठक में राज्यों के सुझावों को शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने इसे व्यापार सुगमता का बड़ा कदम माना। यह नीति एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाएगी, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड का औपचारिक दौरा किया, जहां पर्यटन और व्यापार सहयोग पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 50 लाख पर्यटकों के लक्ष्य पर सहमति बनी। जयशंकर ने कहा कि यह भारत आसियान साझेदारी को नई ऊंचाई देगा। थाई प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया। इससे द्विपक्षीय व्यापार मात्रा दोगुनी होने की संभावना। यह कदम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगा। विशेषज्ञों ने इसे आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बताया। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में नया प्रतिबंध पैकेज लागू किया, जो ऊर्जा निर्यात को बुरी तरह प्रभावित करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम रूसी आक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है। मॉस्को ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की घोषणा की, जिससे वैश्विक तेल मूल्य 3% बढ़ गए। संयुक्त राष्ट्र में बहस छिड़ गई। यह प्रतिबंध यूरोपीय ऊर्जा संकट को गहरा सकता है। विशेषज्ञों ने शांति वार्ता की मांग की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 में भारत ने 2030 तक वन कवर को 30% बढ़ाने का महत्वाकांक्षी वादा किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से वित्तीय सहायता की मांग की। ब्राजील में आयोजित सम्मेलन में भारत ने हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया। ये प्रतिबद्धता वैश्विक उत्सर्जन न्यूनीकरण में योगदान देगी। विशेषज्ञों ने इसे जलवायु न्याय का उदाहरण बताया। हालिया आम चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगे, जिस पर भारत ने निष्पक्ष जांच की मांग की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए स्वतंत्र चुनाव जरूरी। ढाका सरकार ने इनकार किया, लेकिन भारत ने आर्थिक सहायता रोकने की चेतावनी दी। इससे सीमा व्यापार प्रभावित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों ने तनाव बढ़ने की आशंका जताई। यह घटना दक्षिण एशिया की सुरक्षा को चुनौती दे रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से मौसम पूर्वानुमान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च बिल्कुल सटीक रहा। इससे प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान अधिक सटीक होगा, विशेषकर मानसून और चक्रवातों के लिए। वैज्ञानिकों ने इसे कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी बताया। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमता को मजबूत करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी लेजर आधारित हथियार का सफल परीक्षण किया, जिसमें एक ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। परीक्षण राजस्थान के गोपनीय स्थल पर हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। यह तकनीक सीमा सुरक्षा को नई ताकत देगी। विशेषज्ञों ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की सराहना की। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाने के नए दिशा निर्देश जारी किए। प्रमुख टेक कंपनियों ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए साझेदारी का वादा किया। इससे डिजिटल कौशल में वृद्धि होगी, भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करेगा। विशेषज्ञों ने इसे शिक्षा क्रांति का कदम माना। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित फिल्टर विकसित किया, जो पानी को 99% तक शुद्ध कर सकता है। क्लिनिकल परीक्षण सफल रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे ग्रामीण जल संकट के समाधान के रूप में सराहा। यह खोज पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी।